दोस्तों 5 अगस्त दिन सोमवार समय करीब 2:30 बजे पर बांग्लादेश के लिए एक इतिहास दर्ज हो चुका है। ये वो समय था जब देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर भाग खड़ी हुई। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय पर प्रोटेस्टर्स के हमले के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर चलती बनी। दोस्तों कईयों महीनों तक चले इस प्रोटेस्ट में लगभग 300 लोगों की मौत हो गयी। वहीं रविवार को ही जानलेवा हिंसा में करीब 100 लोग मारे गए। करीब 2 दशक तक देश पर शासन करने वाली हसीना सोमवार को एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर में सवार हुई और देश छोड़कर चली गयी। अब ऐसे वक्त में कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने देश क्यों छोड़ा, क्या वजह थी? आखिर छात्र किस चीज को लेकर महीनों तक प्रोटेस्ट करते रहे? आखिर ऐसी क्या बात पड़ी जो एक प्रोटेस्ट से शुरू होकर प्रधानमंत्री के तख्ता पलट तक आ पहुंची? चलिए जानते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है सन 1971 से। ये वो साल था जब मुक्ति संग्राम के बाद बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली। एक साल बाद 1972 में बांग्लादेश की सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दे दिया। उस समय नौकरियों में करीब 56% रिजर्वेशन था, जिसमें 30% रिजर्वेशन बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए था, 10% महिलाओं और 10% पिछड़े जिलों के लिए था। वहीं 5% रिलीजियस माइनॉरिटी और 1% रिजर्वेशन दिव्यांगों के लिए था। दरअसल दोस्तों ये कोटा सिस्टम 1972 में हसीना के पिता प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान द्वारा शुरू की गई थी। ये वही शख्स थे जिन्होंने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का नेतृत्व किया था। हालांकि अक्टूबर 2018 में हसीना ने छात्रों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने के बीच सभी आरक्षण को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की थी। लेकिन फिर इसी साल जून 2024 में उच्च न्यायालय ने 2018 में शेख हसीना द्वारा किए गए निर्णय को रद्द कर दिया और 1971 के स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों द्वारा याचिका दायर किए जाने के बाद कोटा बहाल कर दिया गया। इस फैसले के बाद 56% सरकारी नौकरियां विशिष्ट समूहों के लिए आरक्षित कर दी गयी, जिनमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे और पोते पोतियां, साथ ही महिलाएं और पिछड़े जिलों के लोग शामिल थे। यानी फिर वही 1972 वाला सिस्टम लागू कर दिया गया। इसी के कारण हाल ही में विरोध प्रदर्शन दोबारा शुरू हो गया, जिसमें छात्रों ने पूछा कि स्वतंत्रता सेनानियों की तीसरी पीढ़ी को लाभ क्यों दिया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने पूरी तरह से योग्यता आधारित भर्ती की मांग की। उन्होंने कहा कि भर्ती मेरिट के हिसाब से होनी चाहिए। पिछले महीने बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी के आवेदकों के लिए कंट्रोवर्शियल कोटा सिस्टम को वापस ले लिया। यानी इस बार सुप्रीम कोर्ट ने 1972 वाले रिजर्वेशन सिस्टम को खत्म कर दिया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 93% सरकारी नौकरियों को कंपटीशन बेस्ड सिस्टम पर कर दिया, जबकि स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों को 5% का रिजर्वेशन दिया गया और 2% का रिजर्वेशन रिलीजियस माइनॉरिटी को दिया गया। अब सवाल उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने लगभग आरक्षण खत्म कर दिया तो फिर ये प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माना जा रहा था कि विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आंदोलन और भी उग्र हो गया। छात्र संगठनों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब विरोध प्रदर्शन का अंत नहीं है और उन्होंने प्रधानमंत्री शेख हसीना से इस्तीफे की मांग कर दी। जहांगीर विश्वविद्यालय के विरोध कोऑर्डिनेटर महफूजुल हसन ने कहा कि अभी भी उनके कई मांगे हैं जिन्हें सरकार को पूरा करना होगा, तभी वे प्रदर्शन समाप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि अब हम अपने भाइयों की जान के लिए न्याय चाहते हैं, प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए और जो लोग दोषी हैं उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। महफूजुल हसन ने कहा कि उन राजनेताओं को भी हटाना चाहिए जिन्होंने प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए थे। ढाका विश्वविद्यालय के छात्र और विरोध प्रदर्शन के कोऑर्डिनेटर हसीबुल इस्लाम ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सकारात्मक मानते हैं, लेकिन मांग की कि आरक्षण संशोधन विधेयक संसद में पारित किए जाएं। हसीबुल इस्लाम ने कहा कि विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी संशोधन मांगों के अनुसार एक कार्यकारी आदेश जारी नहीं करती। बांग्लादेश में ताजा हिंसा के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा पैनल की एक बैठक की थी। इसके बाद एक बयान में पीएम हसीना ने कहा, जो लोग इस समय सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं वे एक छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी हैं जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं। शेख हसीना ने कहा कि मैं अपने देशवासियों से इन आतंकवादियों का सख्ती से दमन करने की अपील करती हूँ। वहीं 4 तारीख की हिंसा काफी जोर पकड़ ली थी। केवल इसी दिन करीब 100 लोगों की मौत हो गयी। 4 अगस्त को ही व्यापक हिंसा के बाद 5 अगस्त की शुरुआत बेहद तनावपूर्ण हालात में हुई। अलग अलग कॉलेजों और संस्थानों की भीड़ ढाका मार्च में शामिल होने के लिए एकजुट हो गयी थी। स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट ने इस मार्च का आह्वान किया था। पुलिस ने आंसू गैस और साउंड ग्रेनेड चलाकर छात्रों को हटाने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रही। बांग्लादेश सरकार ने 25 जुलाई को ही इंटरनेट बंद कर दिया था। फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी रोक लगा दी गई, लेकिन सोमवार को देश में पूरी तरह इंटरनेट बंद करने का आदेश दे दिया गया। ब्रॉडबैंड इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया। न्यूज वेबसाइटें भी ऑफलाइन हो गयी। सख्त इंतजाम, दमन की कोशिशें और पाबंदियां लोगों को घरों से निकलने से नहीं रोक सकी। शहर के हर कोने से लोग बाहर सड़कों पर निकलने लगे। 11 बजते बजते ढाका के जतरा
पहाड़ी इलाके में हजारों लोगों की भीड़ जुट गई। तैनात की गई पुलिस भीड़ को रोकने के लिए नाकाम रही। यहाँ बख्तरबंद गाड़ियों में सवार सैनिक भी सड़कों पर तैनात कर दिए गए। पुलिस ने आंसू गैस, साउंड ग्रेनेड और गोलियां चलाकर भीड़ को रोकने की कोशिश की। वहीं दोपहर करीब 12 बजे ढाका के हबीबगंज इलाके में बोरो बाजार की तरफ बढ़ रही भीड़ पर पुलिस ने गोलीबारी की। इस घटना में 6 लोगों की मौत हुई, जिनमें नाबालिग बच्चे भी शामिल थे। सोमवार के ढाका मार्च को रोकने के लिए हजारों छात्र प्रदर्शनकारियों, विपक्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन इसके बावजूद बड़े पैमाने पर छात्र और आम लोग बाहर निकले और शहीद मीनार से शाहबाग इलाके की तरफ बढ़े। देश में तेजी से बदल रहे हालात के बीच बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकीरुज्जमा ने दोपहर 2 बजे लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। इसी बीच सड़कों पर भीड़ बढ़ती गई। लाखों लोग ढाका की सड़कों पर उतर आए। दोपहर करीब 1:15 बजे बांग्लादेश में ब्रॉडबैंड इंटरनेट फिर से बहाल कर दिया गया। ऑफलाइन हुई वेबसाइटें लाइव आने लगी। सोशल मीडिया वेबसाइट पर लगी पाबंदियां भी हटने लगी। हालांकि इंटरनेट बहाल किए जाने का कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया था। इस बीच देश के सेना प्रमुख ने अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ सेना मुख्यालय पर बैठक की। इस बैठक में नागरिक समूह से जुड़े कुछ लोग और बुद्धिजीवी भी शामिल हुए। ढाका यूनिवर्सिटी के कानून विभाग के प्रोफेसर आसिफ नजरुल को भी बैठक में बुलाया गया। इसी बीच दोपहर 2:30 बजे प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रधानमंत्री आवास से सैन्य हेलीकॉप्टर से निकलने की खबर आई। उनकी बहन शेख रेहाना भी उनके साथ थी। प्रधानमंत्री भवन से हेलीकॉप्टर के उड़ने के कुछ मिनट बाद ही शेख हसीना के भारत के लिए रवाना होने की रिपोर्ट आने लगी। समाचार एजेंसी AFP की रिपोर्ट में बताया गया कि देश छोड़ने से पहले शेख हसीना राष्ट्र के नाम संबोधन रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिल सका। दोपहर 3:15 बजे सेना प्रमुख वकीरुज्जमा ने बताया कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया है।